एक पुरानी फैक्ट्री में कुछ मजदूर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक आंदोलन शुरू करते हैं। वे अपने मालिक से बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ सुरक्षा गार्ड उनको बाहर ही रोक देते हैं। गार्ड हथियारों से लैस होते हैं। पहले मजदूर शांत रहते हैं, लेकिन जब एक मजदूर गार्डों पर पत्थर फेंकता है तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच मालिक मेगाफोन से घोषणा करता है और 2 मजदूरों को अपने पास बातचीत के लिए बुलाता है, लेकिन आंदोलन का नेता सांगाजी को नहीं बुलाया जाता। मालिक कहता है कि बाकी मजदूर घर लौट जाएं। मजदूर उसकी बात मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। फिर सांगाजी रात को अपने घर लौटता है। वहाँ उनकी पत्नी और छोटा बेटा संका उनका इंतजार कर रहे होते हैं। संका यह नहीं समझ पाता कि उसके पिता इन झगड़ों में क्यों पड़ते हैं। सांगाजी उसे समझाते हैं कि दुनिया के अन्याय के खिलाफ लड़ना हर इंसान का कर्तव्य है। इसके बाद परिवार सोने चला जाता है। सोने से पहले संका की माँ उसे खिड़कियां बंद करने को कहती है, क्योंकि बारिश हो रही होती है। हालांकि संका बिजली से डरता है, फिर भी वह माँ की बात मान लेता है। फिर 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मालिक ने जिन कर्मचारियों को बुलाया था वे अब तक वापस नहीं लौटते। तब सांगाजी अपने साथियों को फिर से इकट्ठा करते हैं, यह पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या। एक बार फिर वे सशस्त्र गार्डों का सामना करते हैं और इस बार भी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सांगाजी का एक साथी उनकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। संगा, जो अपने पिता का पीछा करते हुए चुपचाप यह सब देख रहा होता है, अपने पिता की तरफ दौड़ता है और उनके शरीर के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। इस दुख और गुस्से में संका गार्ड की एक ढाल उठा लेता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके हाथों से एक विद्युत आवेश निकलता है जो चारों ओर मौजूद सभी को प्रभावित करता है। इस भारी शक्ति से संका और बाकी लोग पीछे गिर जाते हैं। इस घटना के बाद 1 साल बीत जाता है। संका और उसकी माँ को गुजारा करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें दूसरे शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, इसलिए उसकी माँ 1 दिन के लिए बाहर जाती है, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाता है और वह वापस नहीं आती। संका भूखा और अकेला खुद का ख्याल रखने की कोशिश करता है। उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी चीज यानी बारिश और बिजली का सामना करना पड़ता है। फिर कई और दिन गुजर जाते हैं, तब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। वह अपना घर छोड़ देता है। एक सुबह वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ता है, लेकिन गली के लड़कों का एक गिरोह उसका पीछा करता है और वे उसे एक गली में घेर लेते हैं। संका खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह के 5 लड़के मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं। वे उसका कान काट देते हैं और लकड़ी के लट्ठों से उसे मारने की तैयारी करते हैं। तभी सौभाग्य से उसी समय अवांग नाम का एक और लड़का वहाँ आता है और संका की मदद करता है। अवांग अपने मार्शल आर्ट के कौशल से उन 5 लड़कों को एक ही झटके में हरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद अवांग संका को ट्रेन स्टेशन में अपने ठिकाने पर ले जाता है। वह उसे खाना खिलाता है और फैसला करता है कि वह संका को लड़ना सिखाएगा ताकि वह खुद का बचाव कर सके। प्रशिक्षण शुरू होता है और संका एक अच्छा और तेज सीखने वाला मार्शल आर्ट लड़का साबित होता है, लेकिन एक ब्रेक के दौरान फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर संका डर जाता है और भागकर एक वैगन के अंदर छिप जाता है। अवांग उसे देखकर पूछता है कि वह बारिश से इतना क्यों डरता है। संका जवाब देता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे बिजली हमेशा उसकी ओर आकर्षित हो रही है। यह सुनकर अवांग उसे दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन में अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है, जहां वे दोनों एक बेहतर जीवन शुरू कर सकते हैं। संका इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। रात में दोनों तेजी से जा रही ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। अवांग एक डिब्बे तक पहुंचने में सफल हो जाता है और संका को अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन संका पूरी कोशिश करने के बावजूद पीछे रह जाता है। अवांग उसे अंतिम सबक देते हुए कहता है कि जो उसने अब तक सीखा है उसका इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रखे और किसी पर भी भरोसा न करे। यह कहकर वह ट्रेन में चला जाता है। संका इस सलाह को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का फैसला करता है। अगले दिन वह एक बंदरगाह पर काम की तलाश में जाता है ताकि वह अपनी जीविका चला सके। जब वह लाइन में खड़ा होता है, एक गली का बच्चा उसे धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है, लेकिन इस बार संका चुप नहीं रहता। वह तेजी से घूमते हुए एक किक मारता है और अपनी जगह वापस ले लेता है। हालांकि लड़का अपने गिरोह के बाकी सदस्यों को बुला लेता है और वे सभी संका के पीछे भागते हैं। भागते भागते संका एक कार में बैठे एक जोड़े से मिलता है। वे उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं और उसकी देखभाल करने और उसे एक बेहतर जीवन देने का वादा करते हैं। लेकिन तभी संका को अवांग की दी हुई सलाह याद आती है कि किसी पर भरोसा मत करो। वह तुरंत कार से बाहर कूदता है और सड़क पर भाग जाता है। कई साल बीत जाते हैं। अब संका बड़ा हो चुका है और एक वयस्क के रूप में अखबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा तकनीशियन का काम करता है। उसका शहर अपराध और बर्बरता से भरा हुआ है, लेकिन संका इन सब में हस्तक्षेप नहीं करता। वह शांत और एकांत जीवन जीना पसंद करता है। इस बीच शहर में कुछ लोग अपराध के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन संका एक विधायक द्वारा आयोजित रात्रि भोज में जाता है। वहाँ वह पेनोर से मिलता है, जो संगठित अपराध का प्रमुख है और लगभग पूरे शहर पर नियंत्रण रखता है। इसकी कहानी भी दर्द भरी है। संका की तरह ही पेनोर के पिता की भी अन्यायपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने उसके घर में आग लगा दी थी, लेकिन पेनोर इस घटना में बच गया था। फिर भी उसका चेहरा जल गया। उसके चाचा ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया ताकि वह अपनी पारिवारिक संपत्ति तक कभी न पहुंच सके। अनाथालय में पेनोर और अन्य
अन्य बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन पेनोर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों को एकजुट किया और विद्रोह खड़ा कर दिया। उसने अनाथालय के क्रूर मालिकों को खत्म कर दिया और जल्द ही देश के सभी अनाथों को अपने सहयोगियों के रूप में संगठित किया। इसके बाद वह अपराध की दुनिया में तेजी से उभरकर सामने आया। विधायकों के रात्रि भोज में पेनोर भी नव निर्वाचित राजनेता दुर्गा ओतामा से मिलने पहुंचता है, लेकिन दुर्गा उसे पहचान लेता है और यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर देता है कि वह जानता है कि पेनोर असल में कौन है। जब दुर्गा अपने परिवार के साथ घर लौट रहा होता है तो गलियारे में उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह मामले की जांच करने का फैसला करता है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति उसके सामने आता है जो अग्नि जादू का उपयोग करता है और दुर्गा को बेहोश कर देता है। कुछ मिनट बाद दुर्गा जागता है और खुद को एक अनजान इमारत में पाता है। वह एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है और उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। तभी अचानक पेनोर वहाँ प्रकट होता है और दुर्गा से कहता है कि उसके अपमानजनक रवैये के कारण वह उसे एक उदाहरण बनाने जा रहा है। दुर्गा अपने परिवार को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन पेनोर उसकी बात नहीं सुनता। इसके बजाय वह रस्सियों में आग लगाना शुरू कर देता है। जब रस्सियां जलकर टूट जाती हैं, तो दुर्गा का परिवार इमारत से नीचे गिरा दिया जाता है। अपने परिवार को बचाने की कोशिश में दुर्गा खुद भी रस्सी को पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन वह भी गिर जाता है और अपने प्रियजनों के साथ इस दुनिया से चला जाता है। दूसरी ओर शंका अपने बिस्तर में जागता है। उसे पास वाले अपार्टमेंट में किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शंका दूसरों की समस्याओं में उलझना पसंद नहीं करता और उसे अनदेखा कर देता है। वह दिन के अंत में काम पर जाने की तैयारी करता है। काम पर शंका अपने एक दोस्त से बात करता है जो शहर की हिंसा से तंग आकर उसे छोड़ने की योजना बना रहा है। बात करते समय अचानक एक आदमी अखबार के गेट की ओर भागता हुआ आता है। वह मदद की गुहार लगाता है क्योंकि गुंडों का एक गिरोह उसका पीछा कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। शंका और उसका दोस्त शुरू में उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन तभी उनका सहयोगी अवांग दरवाजा खोलता है और लड़के को अंदर ले जाता है। जाने से पहले अवांग वादा करता है कि वह उसे सुरक्षित रूप से पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देगा। फिर अवांग उसे कहता है, यह शहर कभी नहीं बदलेगा अगर तुम्हारे जैसे लोग दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। इस बात से शंका के मन में सवाल उठने लगते हैं और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। अगली सुबह शंका देखता है कि वही उपद्रवी लोग एक बार फिर अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वे दरवाजे के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और वूलन नाम की एक युवती को ढूंढ निकालते हैं जो अपने छोटे भाई टेडी के साथ रहती है। डाकू उन दोनों को जान से मारने की धमकी देते हैं। युवती और उसके भाई को खतरे में देखकर शंका अंततः हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। वह डाकुओं पर घूंसे और लातों से हमला कर देता है। हालांकि अपराधियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे चाकुओं से लैस होकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार शंका मार्शल आर्ट में सीखी हुई अपनी सभी तकनीकों का इस्तेमाल करता है और उनकी हर चाल का जवाब देता है। फिर वह दूसरे अपराधी से सीधे टकराव के लिए आगे बढ़ता है। जब वह दूसरे अपराधी के साथ संघर्ष करता है तो वह अपराधी उठकर पीछे से शंका पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शंका के लिए यह एक आश्चर्य की बात होती है क्योंकि जैसे ही वह अपराधी शंका की ओर छलांग लगाता है, वूलन उसे उसकी शर्ट से खींचकर मेज पर गिरा देती है। शंका इस मौके का फायदा उठाता है और दूसरे डाकू को अपने साथी से नीचे गिरा देता है। फिर वह दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। वूलन और टेडी उसकी लड़ाई के कौशल से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन शंका जल्द ही वहां से चला जाता है। बाद में शंका एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपना एक और दिन पूरा कर रहा था। जब वह अपनी टॉर्च से निगरानी कर रहा था तो दो डाकू बदला लेने के लिए वापस आ गए। वे अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आए थे। हालांकि सुरक्षा गार्ड समूह का एक बड़ा हिस्सा निपटाने में सफल हो गया, लेकिन जैसे ही और लोग वहां आए वह भागने पर मजबूर हो गया। शंका खुद को अकेला पाकर समाचार पत्र प्रेस की ओर भागता है और तंग जगह का फायदा उठाने की कोशिश करता है। हालांकि वह पूरी तरह से गिरोह से बच नहीं पाता और इसलिए लड़ाई के लिए छत पर ले जाता है और गुंडे उसका पीछा करते हुए एक और टकराव शुरू कर देते हैं। इस संघर्ष में शंका और गिरोह के बीच घूंसे और लातें चलती हैं। हालांकि अपने मार्शल आर्ट कौशल के बावजूद शंका जल्द ही गिरोह के अपराधियों द्वारा गिरा दिया जाता है जो उस क्लब के हैं। वह उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। आखिरकार शंका गिरोह से लड़ते हुए शक्तिहीन हो जाता और उसका शरीर छत से फेंक दिया जाता है। कोई भी साधारण इंसान उस गिरावट से बच नहीं सकता था, लेकिन तभी भारी बारिश शुरू हो जाती है और कई बिजली के बोल्ट शंका पर गिरने लगते हैं। अचानक शंका जाग जाता है और अपने शरीर में गिरती हुई विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह वह अपने अपार्टमेंट में उठता है। तभी कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और यह वूलन होती है जो उसे अपने भाई की देखभाल करने के लिए कहती है। इस बीच एक सभा में राजनेता दुर्गा की मौत के बारे में बहस कर रहे होते हैं और वे इस बात पर संदेह कर रहे होते हैं कि पेनोर इसके लिए जिम्मेदार था। हालांकि क्राइम बॉस खुद वहां आता है और अपनी बेगुनाही की पुष्टि करता है। वह सबको यह भी चेतावनी देता है कि वे अपने शब्दों पर ध्यान दें। इसके बाद पेनोर वहां से चला जाता है और उसका सहायक गजुल कहता है कि शहर के राजनेता भविष्य में समस्या बन सकते हैं। हालांकि क्राइम बॉस पहले ही अपनी योजना को अंजाम दे चुका है और चावल के गोदाम में अपने
गुर्गों को एक रहस्यमय सीरम इंजेक्ट करने के लिए कहता है। वापस शंका के घर पर वह टेडी को बताता है कि वह उसे अपनी बहनों के पास ले जाएगा क्योंकि उसे रास्ते में काम करना है। फिर वह बाजार में वुलन से मिलता है जो अन्य व्यापारियों को इकट्ठा करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक आंदोलन चला रही है। शंका फिर वुलन से अपने भाई को वापस ले जाने के लिए कहता है। तभी वही गिरोह घटना स्थल पर दिखाई देता है जिसने शंका को छत से फेंक था। वे शंका को अब भी जीवित देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे शहर की सड़कों के माध्यम से पीछा करना शुरू कर देते हैं। शंका भागने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही वे उसे घेर लेते हैं और उसे फिर से उनके साथ लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। शंका का युद्ध कौशल उसे कई अपराधियों को एक साथ हराने में मदद करता है और वह उनके हमलों को जल्दी से रोकता और उनका मुकाबला करता है। हालांकि अपराधी उसे खत्म करने का फैसला करते हैं और उस पर कुल्हाड़ियां फेंकते हैं, लेकिन वह अचानक अपने हाथों से बिजली गिराकर डाकू को रोक देता है। एक पल के लिए वह अपने शत्रुओं पर बिजली का डिस्चार्ज छोड़ता है और उन्हें दूर धकेल देता है जिससे वे चौंक जाते हैं। लेकिन जब शंका फिर से बिजली की किरण छोड़ने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। इसलिए वह डाकू के लकड़ी के डंडे में से एक पकड़ लेता है और इससे वह गिरोह के बाकी सदस्य को खत्म करने में सफल हो जाता है। पूरी लड़ाई वुलन और उसके व्यापारियों द्वारा देखी जाती है जो शंका के युद्ध कौशल से प्रभावित होते हैं, लेकिन वह उन्हें अनदेखा कर देता है और कुछ घंटों बाद वहाँ से चला जाता है। काम पर जाते समय वह एक दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं। इसके तुरंत बाद वुलन वहाँ आती है और शंका से कहती है कि वह बाजार में वापस चले क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि वह एक नायक है और शहर की रक्षा करेगा। लेकिन शंका यह कहकर मना कर देता है कि उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। लेकिन वुलन कहती है कि सभी लोग देख सकते हैं कि बिजली गिराने के साथ साथ उसकी लड़ाई में लगी चोटियां भी ठीक हो गई हैं। इसके बावजूद वह मदद करने से मना कर देता है। वुलन और उसके साथी शंका के इस रवैये से निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब शंका अपना काम खत्म करके घर लौटता है तो वह देखता है कि बाजार आग की लपटों में घिरा हुआ है। वहाँ लोगों की चीख पुकार मची होती है और कई दुकानदार घायल हो गए होते हैं। वुलन उसे बताती है कि इस अन्याय के सामने वह लोगों की मदद करने से मना नहीं कर सका। उसका मानना है कि यह सब उपद्रवियों के उसी गिरोह ने किया है जिसने पहले उन पर हमला किया था। वुलन शंका से कहती है कि उसे उनके नेता गंदा से लड़ने में मदद करनी चाहिए। शंका इस बात को लेकर असमंजस में है क्योंकि उसे अपनी शक्तियों की उत्पत्ति और उन्हें नियंत्रित करने का तरीका नहीं पता। फिर भी वह कुछ करने का निर्णय लेता है। उसी रात जब वह काम पर होता है, वुलन और टेडी उससे बात करने आते हैं। तभी तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर शंका को अपनी उस रात की याद आ जाती है जब वह बिजली से डरता था और उसने बिजली को अपने अंदर अवशोषित किया था। इस बात को समझने के लिए वह बारिश में चला जाता है। जैसे ही बिजली गिरती है वह एक बार फिर बिजली को अवशोषित कर लेता है, लेकिन यह उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय उसे जमीन पर गिरा देती है। तभी उसका एक सहकर्मी उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह शंका को छूता है बिजली का तेज झटका उसे दूर फेंक देता है। आखिरकार शंका को एहसास होता है कि बिजली ही उसे शक्ति देती है। वुलन ये जानने के लिए कि उसकी शक्तियाँ कितनी मजबूत हैं, लोहे की एक छड़ से शंका को मारने की कोशिश करती है, लेकिन शंका को कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि वह अपनी ऊर्जा को और तेजी से पुनर्भरण करता है। यह देखकर वुलन और टेडी को यकीन हो जाता है कि शंका ही उनकी और शहर की रक्षा कर सकता है। इसके बाद वह वुलन और उसके साथियों के साथ एक शादी की पार्टी में गया जहाँ उनकी योजना गंदा से मिलने की थी। जब वे पार्टी में पहुंचे तो गंदा ने उन्हें देखकर वहाँ से भागने की कोशिश की। उसके गुर्गे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी शादी की दुल्हन हस्तक्षेप करती है और यह जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। इस बीच बातचीत आगे बढ़ने से पहले पार्टी में कई मेहमानों को अचानक बीमार महसूस होने लगता है। संयोग से ये सभी महिलाएं गर्भवती थीं। जल्द ही खबर फैलती है कि शहर के आसपास कई गर्भवती महिलाएं एक ही समय पर बीमार हो रही हैं। फिर मीडिया को पता चलता है कि यह समस्या पेनोर के गुर्गों द्वारा चावल में इंजेक्ट किए गए एक सीरम के कारण हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीरम भ्रूण के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे वे सही और गलत में फर्क करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस तरह पेनोर एक अनैतिक और अपराधी प्रवृत्ति वाली पीढ़ी तैयार करने की कोशिश कर रहा था जो भविष्य में उसके आदेशों का पालन करेगी। ये खबर शहर के लोगों को गुस्से में भर देती है और सड़कों पर दंगे और अराजकता फैल जाती है। उपद्रवी लोग इस भ्रम का फायदा उठाकर दुकानों को लूटते हैं और घरों में घुसपैठ करने लगते हैं। इसी रात शंका एक मुखौटा पहनकर शहर की सड़कों पर दिखाई देता है। वह उपद्रवियों को रोकने की कोशिश करता है और बड़ी हिम्मत से उनसे लड़ता है। वह काफी आसानी से कई उपद्रवियों को काबू कर लेता है। हालांकि एक ठग उस पर चाकू से हमला करता है जिसमें एक छोटा सा कंटेनर जुड़ा होता है। उस चाकू से हमला करके ठग शंका का थोड़ा खून इकट्ठा कर लेता है और भाग जाता है। इधर सुरक्षा गार्ड शंका अपने कार्यस्थल पर लौटता है जहां वुलन उसकी चोटों का इलाज कर रही होती है। उसी समय फिर से बारिश शुरू हो जाती है और शंका इस मौके का फायदा उठाकर अपनी ऊर्जा रिचार्ज करता है। हालांकि जब वह अपने आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी शक्तियों के सक्रिय होने के कारण वह अपने दोस्तों की जिंदगी खतरे में डाल सकता है। इस डर के कारण वुलन आंग
और टेडी की मदद से संका अखबार के ऑफिस में जो भी सामान उपलब्ध होता है उससे एक सुरक्षात्मक सूट तैयार करता है। अब संका अपराधियों से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसने अपने मुखौटे पर धातु का एक एंटीना लगाया है ताकि वह बिजली को अधिक आसानी से अवशोषित कर सके और अपनी शक्तियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। मुखौटा पहने और सतर्कता से काम करते हुए संका की कार्रवाई जल्द ही शहर के लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। वह अब एक नायक के रूप में पहचाना जाने लगा है। उसकी बहादुरी की खबरें समाचारों में आने लगती हैं और यह सब हाउस ऑफ पीस नामक एक संगठन का ध्यान भी खींचती है। संगठन के सदस्यों में से आरविन, जो विधायकों में से एक है, अनैतिकता सीरम की जांच करने और नकाबपोश नायक की पहचान का पता लगाने का प्रस्ताव रखता है। एक रात की लड़ाई के बाद सांका थक कर सोफे पर सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि वूलन उसके लिए धीरे धीरे नाश्ता बना रही है। वूलन अब धीरे धीरे संका से जुड़ने लगती है। नाश्ता बनाने के बाद वह कमरे से बाहर जाती है, लेकिन बाहर उपद्रवियों के एक समूह का सामना करती है। संका यह देखकर तुरंत वूलन की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वह समूह कहता है कि वे लड़ने नहीं आए हैं, वे यह बताने आए हैं कि बाजार में आग लगाने वाले वे नहीं थे। वे कहते हैं कि यह एआई सुलान था, जो एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। उनका दावा है कि उन्होंने उसे उसी रात बाजार में देखा था और वही इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह सुनने के बाद संका थिएटर जाता है, जहां वायलिन वादक उस शाम प्रदर्शन करने वाला है। शो के बाद संगीतकार पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है, लेकिन तभी नकाबपोश नायक उसके सामने आता है। संका उससे पूछता है कि उसने बाजार में आग क्यों लगाई। जवाब में वायलिन वादक वायलिन स्टैंड के अंदर से एक ब्लेड निकालता है और संका पर हमला करता है। हालांकि संका अपनी अलौकिक सहन शक्ति के कारण सुरक्षित रहता है। इसके बाद उनके बीच एक गहन लड़ाई शुरू हो जाती है। संका अपने मार्शल आर्ट कौशल के कारण जल्दी ही लड़ाई में बढ़त हासिल कर लेता है। लड़ाई के दौरान वह वायलिन वादक की छाती पर एक अजीब निशान देखता है। यह देखकर कि वह संका से मुकाबला नहीं कर सकता है, वायलिन वादक सड़क पर भागने लगता है, लेकिन भागते समय वह एक तेज रफ्तार कार को अपनी ओर आते हुए नहीं देखता और कार से टकराकर बुरी तरह कुचल जाता है। अगले दिन पेनोर को वायलिन वादक की मौत की खबर मिलती है। वह जानता है कि वायलिन वादक उसके संगठन के सबसे वफादार लोगों में से था और अनाथों द्वारा गठित उसकी लीग का सदस्य था। इसलिए पेनोर संका से बदला लेने की योजना बनाता है, जिसने उसके सहयोगी को खत्म कर दिया और साथ ही वह शांति के घर के सभी सदस्यों से भी बदला लेना चाहता है। इसके लिए पेनोर लीग के अन्य 9 अनाथों को बुलाता है। इन अनाथों को उनके अनोखे नामों से जाना जाता है, जैसे कि चिकित्सक, नर्स, लोहार, चित्रकार, छात्र, रसोईया, मॉडल और मूर्तिकार। सभी अनाथ पेनोर के आह्वान पर ध्यान देते हैं और एक एक करके गुप्त संगठन के राजनेताओं और पत्रकारों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। अनाथों में से एक नर्तक, जो अपने सिर के पीछे एक मुखौटा पहनता है, रविन पर उसकी कार से हमला करता है। रविन के सुरक्षा गार्ड पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नर्तक उनकी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होता है। एक एक करके सुरक्षा गार्ड खत्म हो जाते हैं और अंततः नर्तक विधायक रविन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, जो खुद को बचाने के लिए कार में बंद कर लेता है। नर्तक धीरे धीरे नाचते हुए कार की ओर बढ़ता है और ठीक उसी समय सेना अपनी सुपर हीरो पोशाक में वहां आ जाती है। वह नर्तक को सीधा मुकाबला करने के लिए चुनौती देता है। सेना का कौशल और उसकी चालें नर्तक को इतनी प्रभावित करती हैं कि संघर्ष के दौरान उसका मुखौटा गिर जाता है और आखिर में सेना ने अपनी ताकत से उसे फेंक दिया। यह देखकर कि नायक उसकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है, नर्तकी वहां से भाग निकली। बाद में सेना उस मुखौटे की जांच करता है और पाता है कि उस पर वही प्रतीक बना है जो उसने वायलिन वादक की छाती पर देखा था। यह प्रतीक पेनोर लीग का प्रतिनिधित्व करता था। आरविन को जिसे सेना ने बचाया था, वह नायक का धन्यवाद करता है। हालांकि सेना घटना स्थल से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन उसका यह वीरतापूर्ण कार्य आरविन को अनैतिकता सीरम के खिलाफ एक मारक तैयार करने के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करता है। वोट पास हो जाता है और मारक का उत्पादन शुरू किया जाता है। इसे शहर के सभी निवासियों के बीच वितरित किया जाने लगता है, लेकिन समस्या यह है कि इस मारक का उत्पादन जिस कंपनी ने संभाला है, वह पेनोर की सहायक कंपनी है। असल में यह कंपनी मारक के नाम पर सीरम को और अधिक शक्तिशाली बनाने वाले पदार्थ का उपयोग करने की योजना बना रही है। हालांकि आरविन ने एहतियात के तौर पर मारक का विश्लेषण करने के लिए एक निजी प्रयोगशाला को आदेश दिया था। जांच के बाद पेनोर की योजना का भंडाफोड़ हो जाता है। आरविन तुरंत अपने सहायक को टीकाकरण केंद्रों को सूचना देने और नकाबपोश नायक का पता लगाने का निर्देश देता है। पेनोर के लोगों को संका की गुप्त पहचान का पता चल जाता है और वह उसे उसके काम की जगह का फोन नंबर भेजता है। आरविन उस जगह पर कॉल करता है और संका से बात करने में कामयाब हो जाता है। वह उससे पेनोर की बुरी योजना के बारे में आगाह करता है। संका अब नकाबपोश नायक के रूप में पेनोर को रोकने का फैसला करता है, लेकिन इसके पहले कि वह कोई कदम उठा सके, पेनोर खुद उसकी गुप्त पहचान को उजागर कर देता है और अखबार में उसकी असली पहचान छपवाता है, जिसे देख संका उन्हें खुली चुनौती देता है। बिना अपनी शक्तियों का सहारा लिए वह सबसे पहले मॉडल और शेफ का सामना करता है। नायक दोनों से एक साथ लड़ता है और कुछ संघर्ष के बाद मॉडल को एक गहरे गड्ढे में गिराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी मूर्तिकार अपने चिमटी और हथौड़े के साथ और चित्रकार जो अपनी
ताकतवर मुट्ठी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है वहाँ आ जाते हैं। ये दोनों शंका के लिए उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित होते हैं, जिससे लड़ाई को जारी रखना उसके लिए कठिन हो जाता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब छात्र भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह अपने बैकपैक को एक लचीली लड़ाकू नली की तरह इस्तेमाल करती है। इसके बाद लोहार अपनी 2 लंबी और तेज तलवारों के साथ वहाँ आता है। वह एक साथ शंका पर हमला करते हैं। वे अपनी लंबी दूरी के हथियारों से उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। सेना अपनी दूरी बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन तभी लीग के 2 और सदस्य नर्तकी और नर्स उसे घेर लेते हैं। नर्तकी से वह पहले लड़ चुका है और नर्स खंजर को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। इतने सारे दुश्मनों के बीच शंका खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करने लगता है। वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है, लेकिन आराम करने का समय नहीं है। वह देखता है कि वूलन, टेडी और आंग को खलनायक पेनोर और उसके अनाथों ने छत पर बंधक बना लिया है। शंका छत पर पहुंचकर अपने दोस्तों को बचाने की मांग करता है, लेकिन पेनोर पर कोई असर नहीं होता। तभी रसोइया बिना हिचकिचाए गंग की पीठ में छुरा घोंप देता है। मरने से पहले गंग शंका से कहता है कि उसकी असली ताकत हमेशा उसके अंदर थी। वह उसे इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। गंग की मौत और उसके अंतिम शब्द नायक को और अधिक प्रेरित करते हैं। वह अपने शरीर से आसमान से बिजली को अवशोषित करने में सफल होता है और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। अब वह सभी अनाथों का सामना करने के लिए तैयार है। वह एक एक करके सभी को आसानी से हरा देता है। लेकिन जब सम्मोहन चिकित्सक की बार आती है तो वह नायक को अपने जादू से उसे सपनों में सोने के लिए मजबूर करता है। शंका अपने पुराने घर में अपने माता पिता के साथ सोफे पर बैठा हुआ देखता है और वे वादा करते हैं कि वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शंका जल्दी ही समझ जाता है कि यह सब एक धोखा था। वह खुद को हकीकत में वापस लाता है और लोहार के हमले को रोकने के लिए समय रहते तैयार हो जाता है। फिर वह एक ब्लेड पकड़ता है और अधिक बिजली को बुलाता है, जिससे लोहार की तलवार टूट जाती है और एक ऊर्जा की लहर लोहार और सम्मोहन चिकित्सक को मारकर खत्म कर देती है। ये देखकर कि उसके साथी लगभग सभी खत्म हो चुके हैं, पोर्ड अपनी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्विन छत पर दिखाई देता है और खलनायक को उसके आखिरी क्षणों में गोली मार देता है। पेनोर अपने आखिरी डॉल्फिन को चित्रकार को भेजता है और कहता है कि अनैतिकता सीरम के साथ उसकी योजना पूरी हो जाएगी। हालांकि सेना कहता है कि वह उसे रोक देगा और फिर मारक ले जाने वाली कार को ढूंढने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ता है। नायक उसे खोजने में सफल हो जाता है और उसे खींचकर कार से बाहर निकालता है, लेकिन चालक एक पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार देता है, जिससे वह बाइक से गिर जाता है। दुर्भाग्यवश एक और रहस्यमय नायिका सड़क पर दिखाई देती है और अपने दुपट्टे से कार को रोकने की कोशिश करती है, जिससे वह राजमार्ग पर पलट जाती है। इसके बाद सेना वाहन तक पहुंचता है और एक शक्तिशाली बिजली का बोल्ट बुलाता है, जो न केवल कार में मौजूद एंटीडोट्स को नष्ट कर देता है, बल्कि टीकाकरण केंद्र में मौजूद लोगों को भी नष्ट कर देता है। दिन को उसके द्वारा बचाया गया था, लेकिन 3 महिलाओं को अभी भी एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया गया था और उनके बच्चे पेनोर की बुरी योजनाओं के अनुसार पैदा होंगे। उसी समय दूर एक संग्रहालय में गंदा गजुल के पास खड़ा है, जिसके पास अपनी खुद की योजनाएं हैं। गजुल ने खुलासा किया कि संग्रहालय की दीवार पर विलोवाक का शरीर रखा है, जो एक शक्तिशाली प्राचीन योद्धा था। उसने उसे पुनर्जीवित करने की योजना बनाई और गंदा की मदद से दीवार को तोड़कर उसका सिर कटा हुआ शरीर निकाला। गजुल ने उसका खोया हुआ सिर पाया और शंका से एकत्र किए गए रक्त से उसे जोड़कर योद्धा को जीवित कर दिया। तभी विलोवाक पूछता है कि गजुल उसे वापस क्यों लाया है और गजुल कहता है कि योद्धा का पुराना दुश्मन वापस आ गया है। वह अभी भी अपनी असली पहचान नहीं जानता, लेकिन वह दुश्मन गुंडाला ठंडर का योद्धा है। यह महान नायक कोई और नहीं बल्कि शंका है, जो बिजली को अवशोषित करने और नियंत्रित करने की अपनी शक्ति को समझता है। यह जानने पर कि विलोवाक ने गजुल को अपनी सेना इकट्ठा करने का आदेश दिया, क्योंकि अतीत के दुश्मनों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली है। कुछ दिनों बाद शंका शहर की छतों पर दिखाई देता है। अब आर्यन की मदद से बनाई गई एक बेहतर वर्दी पहने हुए वह अपने शहर को अपराध से बचाने का वादा करता है, बिना इस संदेह के कि वह जल्द ही विलोवाक के रूप में अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेगा। सौभाग्य से उसे रहस्यमय नायिका की मदद मिलती है, जिसकी असली पहचान श्रेया एसई है। वह दूर से सेना को देखती है और जानती है कि निकट भविष्य में उसे एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने के लिए खुद को उसके साथ जोड़ना होगा। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।